चलो उसकी बातें बाद में, अभी अपन जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बच्चों, ये सवाल पेपर ने एंड करी थी क्लास। दिस वाज द क्वेश्चन वेयर वी एंडेड आवर क्लास। हाँ, तो इसके आगे हमको कंटिन्यू करना था। मैंने तुम लोगों को कहा था कि कुछ एक फॉर्मूलाज हैं अबाउट ऑर्बिटल्स एंड नोड्स, तो ये हमको लिखने हैं। यहाँ से लिखने की शुरुआत करेंगे, फिर आज हम समझेंगे कि नोड्स क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, कैसी दिखती हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग ही डालनी है ऑर्बिटल्स एंड नोड्स, और उसमें फॉर्मूलाज लिख लो। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1, नंबर ऑफ एंगुलर और प्लेनर नोड्स इज l, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n-l-1, नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला ये जब अपन साई का फंक्शन लिख लेंगे तब बात करेंगे, बट इसका फॉर्मूला तो लिख लो यहाँ पे, जिससे आगे काम आ जाएगा। इसको अपन डिस्कस तब करेंगे जब अभी श्रोडिंगर की इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो लिख लो, इसको समझेंगे तब जब श्रोडिंगर की इक्वेशन पढ़ेंगे साई। ये वाला पार्ट मत लिखना अभी, ये बस साई बता रहा था कैसा होता है, यहां तक लिख लो। फिर अपन समझते हैं नोड्स के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में, एंड देन वील मूव अहेड। जल्दी से लिख लो। हाँ तनिषा बेटा, बस अभी स्टार्ट ही किया है, फर्स्ट टॉपिक ही है ना, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू टुडे। बिल्कुल। एंगुलर नोड्स और प्लेनर नोड्स। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। और प्लेनर नोड्स, अब थोड़ी विजिबिलिटी बेटर हो गई होगी। ग्लिच रूपांशु बेटा यहाँ से तो नहीं हो रहा, और तुम कुछ कह भी रहे थे वैसे, 5 मिनट लेट छोड़ा, किसने 5 मिनट लेट छोड़ा? बहुत कंप्लेन करते हो रूपांशु तुम। स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा, कैसी बात कर रहे हो यार? देखो आपके सिस्टम में, चेक करो जरा, होना चाहिए। चलो लिख लिया कि सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? यहाँ तक त्रिशूल क्या है बेटा? इसको साई कहते हैं, दिस इज नोन एज साई, PSI, साई। इसको पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। वी स्टडी दिस इन श्रोडिंगर्स इक्वेशन। PSI वहां लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ओके चलो, तो अब देख लेते हैं नोड्स के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, कौन कौन सी नोड्स होती हैं, क्या रेडियल नोड्स होती हैं, या स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं इनको। तुम चाहो तो इसके नीचे लिख लेना, और दीज आर आल्सो नोन एज स्फेरिकल नोड्स। तो ये अपन समझते हैं। ग्राफ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। पहले आज नोड्स कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज साई तक पहुंच जाएं। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ करके चैप्टर को एंड करने की पूरी पूरी प्लानिंग है। तो लेट्स मूव अहेड। एस ऑर्बिटल बच्चों, तो इसमें टोटल नोड्स जरा बताना कितनी आएंगी 1s के अंदर। 1s के अंदर टोटल नोड्स कितनी आएंगी? क्या फॉर्मूला था टोटल नोड्स का? n-1 था। n-1 करोगे तो 1-1 विल बी 0। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या था? l इज इक्वल टू l। एस ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या आती है? एस ऑर्बिटल की l की वैल्यू 0 आती है, बिल्कुल। प्लेनर नोड्स का फॉर्मूला क्या था? ओ सॉरी, जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला ये नहीं था। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला था n-l-1, और प्लेनर नोड्स का l था। तो प्लेनर नोड 0 और n-l-1 में भी 1-0-1 विल बी 0। तीनों 0 आएंगे, यानी 1s में कोई भी तरीके की नोड हमको नहीं मिलती है। ठीक, पहली बात समझ में आई? तो अब नोड मिलती नहीं है तो यहाँ नोड समझ नहीं सकते अपन कि नोड क्या होती है। जहां मिलेगी वहां समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 2s पे आते हैं। टोटल नोड्स कितनी आएंगी? n-1। तो 2-1 कितनी आ गई? एक नोड है, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, n is 2, l is 0, -1 कितनी आ गई? एक। और प्लेनर नोड इज इक्वल टू l विच इज 0। इसका मतलब एक चीज नोट करो बच्चों, जब भी एस ऑर्बिटल होगा, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, क्या उसमें कभी भी प्लेनर नोड आ पाएगी?
क्या उसमें कभी भी प्लेनर नोड आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो याद रखना एस ऑर्बिटल में कभी भी प्लेनर नोड नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, ये अभी जब अपन पी ऑर्बिटल में प्लेनर नोड पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि 2s में रेडियल नोड है, तो हमको रेडियल नोड समझने का मौका मिल जाएगा, है ना। वील गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड द रेडियल नोड। तो एक बार 3s पे और निकाल लेते हैं, फिर नोड्स को समझते हैं कि रेडियल नोड होती कैसी है। फटाफट से टोटल नोड्स का नंबर बताओ, सीधे नंबर बताओ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 2, उसमें रेडियल नोड कितनी आएंगी? रेडियल नोड कितनी आएंगी? 2। अगर टोटल नोड 2 है, दोनों की दोनों रेडियल है, तो प्लेनर नोड कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना भाई। टोटल 2 है और दोनों की दोनों रेडियल है, तो प्लेनर भी 0 आना चाहिए। उससे भी बता सकते हैं। ठीक, अब इनके शेप्स अपन समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, तुम्हें याद है तुमको ऐसे शेप्स दिखाए थे, ऐसे कुछ शेप्स दिखाए थे तुमको। तो एस ऑर्बिटल रहेगा तो स्फेरिकली, है ना। और ये भी पढ़ा था हमने कि एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो साइज जो है ऑर्बिटल का बढ़ता जाएगा। जैसे 1s छोटा है, 2s उससे बड़ा है, 3s उससे भी बड़ा बनेगा। जहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको नोड कहेंगे। अब अगर ये रीजन स्फेरिकल हुई, यहां एक स्फीयर मिल गया, तो उसको कहेंगे हम स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। रेडियल नोड क्यों कहेंगे ये भी समझाता हूं। तो ये तो इसके बहुत अच्छे डायग्राम है, ऐसे बनाने में हमको दिक्कत आएगी, कैसे बनाएंगे मैं समझा देता हूँ। इसका अपन ने एक सॉलिड बॉडी डायग्राम ही देखा था, उसको अपन एक काम करते हैं, अपन कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेंटर पे न्यूक्लियस बनाएंगे, राइट। विल ड्रॉ न्यूक्लियस एट द सेंटर। और अपन एस ऑर्बिटल बनाने के लिए एक स्फीयर बनाएंगे, ऐसे कुछ बनाएंगे। एक काम करते हैं, पहले स्फीयर बनाते हैं फिर सेंटर बनाते हैं, क्योंकि सेंटर फिर अपना क्या इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बनेगा 1s। 1s विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 2s बनाते हैं अपन। 2s में बड़ा स्फीयर बनेगा थोड़ा सा। we'll have a bigger sphere we'll have a bigger sphere in 2s, और उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होगा। और इसमें अपन कोशिश करते हैं, देखो अपना काम रबर से हो पाएगा क्या। लेट्स सी इफ वी कैन ड्रॉ। अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो रुको एक सेकंड, अपन इसमें बेटर काम करते हैं। हम इसमें शेडिंग कर देते हैं। तो ये मान लो 2s है, पूरा भर देते हैं इसको अपन। ये अपना 2s है, ऐसा। ठीक, दिख रहा है स्फीयर, दिख रहा है। इसको थोड़ा बेटर बना देते हैं। अरे तो ये अपना स्फीयर बन गया, इसको अपन ने थोड़ा सा अच्छे से बना दिया। अब इसमें अगर कहीं किसी एक डिस्टेंस पे जाके देखो, ध्यान से देखना, इसमें न्यूक्लियस से किसी एक डिस्टेंस पे गए अपन, यहां से किसी डिस्टेंस r पे गए, और यहां जाके अगर अपने को एक रीजन ऐसा मिल जाए जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे यहां पर एक r डिस्टेंस पे जाके एक ऐसा रीजन मिल जाए जहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये रेड वाला जो स्फीयर बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर है और इसके बाहर है, तो इसको हम कहेंगे रेडियल नोड। दिस विल बी नोन एज अ रेडियल नोड। बात समझ में आई। कोई एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, जहां जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो जाएगी, उसको हम कहेंगे रेडियल नोड। जो थोड़े अच्छे डायग्राम में हमको कुछ ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसके बाहर है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन जहां नहीं है उसको हम कहेंगे रेडियल या स्फेरिकल नोड। तो एस ऑर्बिटल में बेटा रेडियल नोड बन रही है, इसमें प्लेनर नोड क्यों नहीं बनेगी? प्लेनर नोड जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि इसमें प्लेनर नोड क्यों नहीं मिल रही। हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा नोड। ये नोड होती हैं, कितनी होती हैं उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया, हमको सिलेक्ट नहीं करना है। हमको तो फॉर्मूला पता है कि किसी ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितनी है, वो हमको किससे पता चलेगी? इससे।
ठीक है, दिस फॉर्मूला विल टेल अस कि हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर। तो इस फॉर्मूले से हमको 2s में पता चला कि एक रेडियल नोड है, तो इसलिए उसके डायग्राम में एक रेडियल नोड दिख रही थी। 3s में पता चला कि दो रेडियल नोड है, तो उसमें दो रेडियल नोड दिख रही है, ये व्हाइट वाला एक रीजन और ये दूसरा व्हाइट वाला रीजन। ठीक है, तो अब अगर कोई 3s का बनाने को बोल देगा आपको डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे अपन, देखो ये पहले इधर से हटा दें। 3s के लिए पहले स्फीयर बना लें अपन एक बड़ा सा, थोड़ा और बड़ा स्फीयर बन गया, इसमें सेंटर पर न्यूक्लियस रख देते हैं, तो सेंटर पर न्यूक्लियस आ गया। अब इसमें अपने को दो रेडियल नोड चाहिए, ये न्यूक्लियस से ऐसे दो डिस्टेंसेस होंगे बच्चों, एक कहते हैं अपन R1 और दूसरा कह देते हैं R2। तो एक डिस्टेंस कोई R1 होगा, कितना है अपने को नहीं पता, ठीक है, अपने को नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, वो निकालना अपन सीखेंगे आगे, कि अगर इक्वेशन दे दी जाए तो अपन निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस आएगा नोड का, ये अपन सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। और ये R2 दूसरा नोड। तो न्यूक्लियस से बाहर तक में ऐसी दो जगह हैं या दो रीजन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उनको अपन रेडियल नोड कहते हैं। तो ये रेडियल नोड्स हो गई, और बिल्कुल सही कहा किसने, उत्कर्ष नहीं, किसने कहा था, पार्थ बेटा, बिल्कुल सही है। एस ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड्स और रेडियल नोड्स का नंबर हमेशा बराबर आएगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो तुम या तो ऐसे डायग्राम बना लो, या मैं जनरली कैसे बनाता हूं मैं बता देता हूं, हाउ डू आई ड्रॉ इट। व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ डॉट, देन आई ड्रॉ सम शेड अराउंड दी डॉट, ऐसे शेड बना देता हूं मैं, सर्कल बन गया, इसको फिल कर दिया, और अपन डॉट दोबारा बना देंगे, ये डॉट सेंटर में आ गई। और जब मेरे को रेडियल नोड बनानी होती है तो एक डिस्टेंस R पे जाके इसे, अब मेरे पास रबड़ छोटी नहीं है, बड़ी रबड़ आ गई, नहीं तो आई डोंट हैव अ स्मॉल रबर ऑन माय आईपैड, तो ऐसे रब कर देता हूँ, ठीक है, ये बहुत मोटा हो गया, इतना थिक नहीं बनाना है इसको। तो दिस गॉट टू थिक, आप ऐसा कर सकते हो कि पेंसिल से शेड कर लो पूरे को, और फिर एक बार रबर से ऐसा सर्कल बना दो, तो यू विल गेट अ वेरी गुड डायग्राम। ऑमलेट नहीं बनाना यार, वो आईपैड की रिस्ट्रिक्शन है, क्या कर सकते हैं, कि उसमें रबर वैसी नहीं मिल रही है मेरे को छोटी सी, नॉट गेटिंग दैट थिनर रबर, एल्स आई वुड हैव मेड दिस। चलो फिर भी लेट मी ट्राई, आई थिंक आई कैन वर्क आउट अ वे। चलो कुछ तो बन गया, यू गेट अ रेडियल नोड हियर। ये रही तुम्हारी रेडियल नोड, दिस इज योर रेडियल नोड, ठीक है। तो ये डायग्राम बना किसका, 2s का, दिस इज योर डायग्राम फॉर 2s। बढ़े आगे फटाफट, बढ़े आगे, बना लिए सबने, कर लो जल्दी, नोट कर लो, अच्छा नहीं बनाया है बना लो जल्दी, नोट कर लो, नोट दिस डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल, बेटा इसलिए तो बनाया था डायग्राम, देखो ना, रेडियल नोड क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस से किसी एक डिस्टेंस r पर है, r विल बी द रेडियस ऑफ दिस नोड, किसी डिस्टेंस r पे जाके तुम एक स्फीयर बनाओगे, तो नोड का शेप कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का एक रेडियस होगा, होगा या नहीं, इसलिए इसको स्फेरिकल या रेडियल नोड कहते हैं। रेडियल नोड इसलिए क्योंकि इट इज एट अ डिस्टेंस r, फिक्स्ड डिस्टेंस, कहीं भी चले जाओ उसका डिस्टेंस r है ना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहीं भी देखो डिस्टेंस इज r, सो दिस इज अ रेडियल नोड। जलज बेटा मेरे को मैसेज कर देना आप, है ना, अपन देख लेंगे। चलो लिख लो जल्दी से, फिर अपन प्लेनर नोट्स पे आते हैं। रूपांशु प्लेनर नोट्स का फॉर्मूला भी तो लिखा है ऊपर, नोट में नहीं लिखा, कि तुमने नोट डाउन नहीं किया।
काम करते नहीं है खुद, फिर कहते हो कि ये प्लेनर नोड्स एल। तो लिखो बेटा रूपांशु, जल्दी लिखो थोड़ा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। पी ऑर्बिटल 2p, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी आएंगी? गुड गुड जलज, वेरी गुड। रेडियल नोड कितनी आएंगी बच्चों, जल्दी बताओ। n माइनस एल माइनस वन इज 2 माइनस वन माइनस वन, जीरो आएगी। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन होती है। वासु बेटा डायग्राम बना, कितनी देर लगती है डायग्राम बनाने में? अरे अभी सुन लो, मैं दे दूंगा वापस, स्क्रॉल अप कर दूंगा थोड़ी देर में। जल्दी इधर इधर सुन लो, अब इसका डायग्राम पहले बना लेना, फिर इसके डायग्राम बनाने के लिए मैं ऊपर स्क्रॉल बैक कर दूंगा बाद में, मेरे को याद दिलाना। अभी पहले इधर सुन लो। तो रेडियल नोड जीरो, क्लियर है। प्लेनर नोड इज इक्वल टू एल, कितनी आएगी? वन। तो 2p का कोई भी ऑर्बिटल हो, पी एक्स पी वाई पी जेड, उसमें प्लेनर नोड आएगी एक। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं कैसे आती है। देखो याद है ये डायग्राम तुम्हें बताया था, ये डायग्राम बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर पर रखा है, पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा बनेगा, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। तो इसमें ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन बनेगा ऐसा, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या बीच में? नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपका नोडल प्लेन हो गया। एक्स वाई इज योर नोडल प्लेन, बिल्कुल। तो इसका डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, जैसे 2px का डायग्राम बनाया, तो px along the x axis है, px is along the x axis, राइट। अब इसमें x के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा आएगा? x के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहेंगे? जल्दी बताओ कौन सा प्लेन कहेंगे? वाई जेड प्लेन, बिल्कुल। अच्छा कोई इसकी इक्वेशन बता सकता है मेरे को, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। अरे नहीं नहीं, x इक्वल टू जीरो लिखेंगे, कैसी बात कर रहे हो? इस प्लेन पे x हमेशा जीरो है या नहीं? इस प्लेन पे x हमेशा जीरो है या नहीं है? तो इसको लिखते हैं x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो आपको प्रॉपर डायग्राम्स मैंने दिखा दिए बच्चों, है ना। बहुत अच्छे डायग्राम अगर देखने हो तो ऐसे दिख जाएंगे। तो इस पे x इक्वल टू जीरो आएगा, इस पे क्या आएगा जरा बताना, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? y जीरो है, कौन बोल रहा है ये y जीरो है? नहीं नहीं, इसी इक्वेशन नहीं, पहले वाले के लिए कौन बोल रहा है y भी तो जीरो है? जलज, अभी बात करते हैं जलज इस पे। इसकी इक्वेशन क्या आएगी जल्दी बताओ। इस पे क्या है, इस पे y इक्वल टू जीरो आएगा, इस वाले प्लेन पे, बिल्कुल। और इसकी इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, z इक्वल टू जीरो। तो अब इस पे ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द नोडल प्लेन ऑफ 2pz या pz? तो आपका आंसर आएगा z इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? तो इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है पूरी, तो आपसे सवाल हो जाएंगे। अब इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ इसको ड्रॉ कैसे करना है अपने को। इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि अपने को ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा पहले तो। लेट्स से वी आर ड्रॉइंग एक्स हियर, वाई वहां पर, और जेड को ऊपर बनाएंगे, एक्स को थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। एक्स यहाँ पे, जेड यहाँ पे, वाई इधर, एक्सटेंड कर देते हैं इसको डॉटेड लाइन से। न्यूक्लियस अपना सेंटर पर रखा है, न्यूक्लियस इज केप्ट एट दी सेंटर, ऑलराइट। और इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, पी जेड ऐसे बनता है अपना, 2pz was made like this, याद है? दिस इज योर 2pz along the z axis। इसका जब नोडल प्लेन बनाएंगे
इसका जब नोडल प्लेन बनाएंगे तो ये वाला प्लेन आएगा। दिस विल बी दी नोडल प्लेन। इस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो इसको अपन कहेंगे नोडल प्लेन, विच इज योर एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसमें, ठीक है। ये जो पर्पल प्लेन दिख रहा है ये किस पे, एक्स और वाई में बना हुआ है, एक्स एंड वाई, दिस इज मेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन। और इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे, सुन लो अब, जिस जिसको डाउट था, इक्वेशन कैसे लिखोगे। इस प्लेन पर कहीं भी कोई पॉइंट मार्क करोगे तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई। हाँ या ना, है ना। मैथ्स के सवाल पूछते रहते हो तुम मुझसे। जब तुमने 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी जिसमें एक्स और वाई बनाया था, तो इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट होता था तो उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स लिखते थे तुम, 1,1 लिखते थे ना। तो एक्स और वाई लिखते थे, जेड कभी लिखते थे क्या? नहीं, क्योंकि इस प्लेन के लिए एक्स और वाई प्लेन के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा, जेड इज ऑलवेज 0। इसी लॉजिक से तुम यहां लिख दोगे z equal to 0 is the equation for this plane। आया समझ में सबको? अब तो कोई नहीं बोलेगा बाद में कि सर कैसे आया, क्या आया। थोड़ा दिमाग लगाओ और, ठीक है। ओके, तो p ऑर्बिटल बेटा कोई भी हो, एक p ऑर्बिटल में एक प्लेनर नोड से ज्यादा हो सकता है क्या? p ऑर्बिटल में एक प्लेनर नोड से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्लेनर नोड क्या होता है सुन लो, अभी कोई डाउट पूछेगा तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको लिखवा भी देता हूँ। तुमने यहां तक लिख लिया था, यहां तक लिख लिया था ना? हाँ या ना। एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ जिससे तुमको प्लेनर नोड की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अ प्लेनर नोड और एन एंगुलर नोड is a surface on which the probability of finding an electron is almost zero from nucleus to infinity। मतलब अगर कोई प्लेनर नोड है तो उसमें न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस से लेकर तुम कितनी भी दूरी तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक चले जाओ, तुम्हें कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। You will not get an electron between nucleus and infinity at that angle or that plane। तो s ऑर्बिटल में ऐसा कभी हो सकता था कि बच्चों के s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, तो न्यूक्लियस से चलोगे तो ऐसा कभी हो सकता है कि न्यूक्लियस से कोई डायरेक्शन ऐसा मिल जाए जहां पे तुमको इलेक्ट्रॉन कभी मिले ही ना? नहीं हो सकता। तो s ऑर्बिटल जो था हमारा स्फेरिकल जो था, इसमें कभी भी प्लेनर नोड इसलिए नहीं होता है, ना तो प्लेनर नोड या एंगुलर नोड नहीं होगा। देयर इज नो प्लेनर और एंगुलर नोड। ऑल राइट, बिल्कुल। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट दिस डाउन फटाफट, फिर अपन डायग्राम बना लेंगे। आसिम, बताता हूँ मैं, बना लो डायग्राम फिर बताता हूँ।
पार्थ बेटा, एटम से बाहर उसको जैसे इन्फिनिटी को नोड नहीं मानते, जैसे इन्फिनिटी पे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसको नोड कहेंगे नहीं, हालांकि वो है नोड टाइप ही जगह, बट उसको नोड कहते नहीं है। नोड्स अपन उस रीजन को मानते हैं जिसमें एटम के अंदर ऐसी जगह मिले जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो। लिख ली डेफिनेशन सबने? सबने लिख ली डेफिनेशन? आगे बढ़े। बिल्कुल, द गैप इज नोन एज नोड, बिल्कुल। अब ये डायग्राम बना लो बच्चों, मेक दिस डायग्राम विद ऑल द डिटेल्स। ठीक है, सारी डिटेल्स लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना। और साइड में मैं लिख देता हूं आपको कि पी वाई और पी जेड के लिए नोडल प्लेन्स क्या होंगे और इनकी इक्वेशन क्या होगी। वैसे तो तुम खुद भी लिख सकते हो, मार्क दिस एज 1। सेकेंड, फॉर टू पी वाई नोडल प्लेन विल बी, क्या हो जाएगा, एक्स जेड एक्सिस, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0, हो जाएगी ना। कल बेटा डिक्टेट कर दिया मैंने, उसके बाद टाइम दे दिया लिखने का, फिर भी नहीं लिखा तुमने, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब पहले ये लिख लो, उसके बाद उसको करना। और थर्ड, टू पी एक्स के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन क्या होगा, जल्दी बताओ। वाई जेड, बिल्कुल, वाई जेड प्लेन। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको लिख लो, मैं एक बार और ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा, जिसको डेफिनेशन लिखनी थी और एस ऑर्बिटल का डायग्राम देखना था, बट मैं एक ही बार करूंगा तो ध्यान से कर लेना। मैं कर दूंगा स्क्रॉल, पहले इसको लिख लो उसके बाद कर दूंगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन आई विल स्क्रॉल इट अप। जल्दी जल्दी जल्दी। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सब लिख लिया, बाकी लोगों ने लिख लिया या नहीं? यहाँ तक नहीं लिखा है, लिखो लिखो लिखो। लिखो। रूपांशु, आर वी अनोइंग? पता नहीं, मतलब डिपेंड करता है वो तो, बात क्या करते हैं उसके ऊपर। नॉट जनरली, बट someone at some time can be। खैर, लिख लिया तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं। दिस इज व्हाट वी रोट। जिस किसी का लिखना बचा तो जल्दी लिख लो। हाँ, द स्पीड एट टाइम्स कैन, मतलब मेक मी फील कि यार बहुत ही स्लो कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लिख लिया? अब तो नहीं बोलेगा कोई कि सर वापस दिखा दो। हाँ रूपांशु, वी विल ट्राई डेफिनेटली। और ये एस का डायग्राम जिसको बनाना था, जल्दी बना लो। डायग्राम फॉर एस, जल्दी। कर लिया? चलो, अब सबका हो गया होगा आई गेस। 3P में बेटा, अब इसमें अपने को क्यों समझना है, क्योंकि इसमें अब अपने पास प्लेनर के साथ साथ रेडियल नोड भी आएगी, है ना। तो 3P के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। 3P में प्लेनर नोड्स इज इक्वल्स टू एल, कितनी आएगी जल्दी बताओ। हाँ बेटा, पर बिल्कुल एक, है ना। तो ये तो वैसी बनेगी जैसे 2P में बनी थी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2Px की जो प्लेनर नोड है वही 3Px की भी हो जाएगी, ये बात समझ आती है।
आती है नहीं आती है? नहीं भी आएगी तो भी डायग्राम दिखा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है? वैसे आ जानी चाहिए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, रेडियल नोड कितनी आएगी इसमें? n माइनस एल माइनस वन जो है वो 3 माइनस वन कितना आएगा? 1। यानी p ऑर्बिटल में भी रेडियल नोड आ रही है। अब ये कैसी आ रही है देखते हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज दिस देयर। तो ये अच्छा वाला डायग्राम बाद में बताऊंगा, पहले अपन बना लेते हैं। तो लेट्स से बच्चों यू हैव अ 3pz। मान लो आपके पास 3pz है। तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब आपको 3pz बनाना है, तो 3pz में आप सेंटर पे न्यूक्लियस रखोगे, विल प्लेस न्यूक्लियस एट द सेंटर। और z ऑर्बिटल जब बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा अलोंग द z एक्सिस। अलोंग द z एक्सिस बनेगा। हाँ, अब हमने कहा है कि इसमें एक रेडियल नोड है। रेडियल नोड में हमने क्या कहता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r जाने पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। तो पहले तो डिस्टेंस r जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r जाना पड़ेगा। तो अपन न्यूक्लियस से डिस्टेंस r चले जाते हैं। चलो थोड़ा और दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r चले गए एट अ डिस्टेंस r। और रेडियल नोड में हमने कहा था कि एट अ डिस्टेंस r आप कहीं भी जाओ, है ना, एट अ डिस्टेंस r आप कहीं भी जाओ, इस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और यहाँ भी 0 होगी। होगी तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं अपनी रबर अपना साथ कितना देती है। तो एट अ डिस्टेंस r गए आप, और r डिस्टेंस पे जाके आपने ऐसे चीजों को गायब करना शुरू किया। फिर चलते गए आप, चलते गए, तो एट अ डिस्टेंस r चीजें गायब हो गई। तो अब ऑर्बिटल जो था अपना, उसमें गैप क्रिएट हो गया। यहां तक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन है, बट एट द डिस्टेंस आर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर और नीचे भी। तो ये नीचे ये आ गया। तो अपन एट डिस्टेंस आर चले गए, और अपन ने, क्यों नहीं मिलता सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले समझ तो लो चीजों को। एट ए डिस्टेंस आर जाके अगर अपन ने एक ऐसा स्फीयर बनाया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो दिस इज योर डायग्राम फॉर 3pz। ओके, और इसका प्लेनर नोड तो एक्स वाई प्लेन में है ही है, ये बात समझ में आती है? प्लेनर नोड एक्स वाई प्लेन में तो था ही, बिल्कुल। और उज्जवल बेटा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 2p था, इसको अपन ने 3p से कंबाइन कर दिया इसलिए नोड आ गया, ऐसा नहीं है। ये 3p की इंडिविजुअल नोड है। एग्जाम में डायग्राम नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आप पे नोड पर बेस्ड सवाल पूछेंगे बच्चों, ठीक है? आपसे नोड पर बेस्ड सवाल पूछेंगे। आपको मैं इसको डायग्राम बनाने के लिए टाइम दे दूंगा, इसका प्रॉपर डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसा दिखता है, देख लो देख लो, रुक जाओ रुक जाओ, देख लो। तो 2p बेटा ऐसा दिखता था डॉट के अंदर, ऐसे दिखता था, याद है? और 3p हमने कहा था कि बड़ा होगा, तो 3p में देखो न्यूक्लियस ये है, और एक्चुअली ये ऐसा लोग ऐसा बनता और ऐसा बनता अगर रेडियल नोड नहीं होती तो। बट एक रेडियल नोड निकली यहाँ पे, देखो एट अ डिस्टेंस r आपको एक रेडियल नोड मिल रही है, दिख रहा है? तो इसलिए भी डायग्राम कैसा ब्रेक हो गया, एक ऐसा बन रहा है छोटा और फिर दूसरा ऐसा बड़ा बन रहा है ना? मैं इसको बताता हूँ, एक ऐसा छोटा पार्ट बन गया और फिर उसके ऊपर एक ऐसा बड़ा पार्ट बन गया। ये 2p के दो हिस्से हो गए।
ऐसे ही एक नीचे बनेगा और ये उसके ऊपर बन जाएगा, दिख रहा है। तो ये रेडियल नोड हो गई, ये दिस इज योर रेडियल नोड, ठीक है, दिस इज योर रेडियल नोड। और प्लेनर नोड तो अपने को पता ही है, प्लेनर नोड तो ऐसी रहेगी, एक्स वाई प्लेन वाली, ये दिस इज द प्लेनर नोड, यहाँ न्यूक्लियस रखा है। तो अब तुम ये डायग्राम बना लो, नाउ यू कैन ड्रॉ 3pz डायग्राम। तो ये समझने वाली चीजें बच्चों, इन पे इमेजिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि इस पे मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल, अब दो टाइप की नोड है, अब रेडियल भी है और प्लेनर भी है। अभी तक अपन ने या तो सिर्फ रेडियल देखी थी या सिर्फ प्लेनर देखी थी, है ना। तो ये डायग्राम बना लो फटाफट से, फिर मैं वो डायग्राम भी दिखा दूंगा। फटाफट से डायग्राम बना लो। इलेक्ट्रॉन इधर उधर कैसे जाता है सब समझाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो तुम, अभी पहले नोड समझ तो लो। तो नोड क्रॉस कैसे करेगा वो सब समझा दूंगा। श्रोडिंगर की इक्वेशन पे आएंगे ना तब आएगा तुमको समझ में, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि डायग्राम बनाए कैसे हैं। श्रोडिंगर की इक्वेशन पे आएंगे तब पता चलेगा कि डायग्राम बने कैसे हैं। जब पता चलेगा डायग्राम कैसे बने तो पता चलेगा कि नोड कैसे है। बना लिए सबने, 3pz बना लिया, किसी का बचा तो नहीं है। उस पर लिख लेना कि ये रेडियल नोड है, इसको मार्क करने ना, दिस इज योर रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। बिल्कुल बना लो, चलो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। कर लो, जल्दी कर लो। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, उस पर एक सेकंड ही बना लो, उसके अंदर पिछला वाला डायग्राम बिल्कुल दिखा दूंगा। बिल्कुल, ये जो पर्पल लाइन है डॉटेड, ये रेडियल नोड की है, ठीक है। ओके चलो, ये रहा आपका डायग्राम। इसमें रेडियल नोड डॉटेड में बना देता हूँ आपके लिए। इसमें लेट मी ड्रॉ द रेडियल नोड। ये रेडियल नोड आपकी यहाँ है, एट डिस्टेंस r you will have this radial node, this blue will be your radial node। अरे भगवान उत्कर्ष, इस पे सवाल कैसे आते हैं? अभी सवाल करोगे तो आ जाएगा, तुम मतलब समझ तो लो चीजों को। सवाल कैसे आते हैं, लो मैं पूछ लेता हूँ तुमसे सवाल, रुक जाओ। लिख लिया? हाँ, तो सवाल ये है कि इन अ पी सबशेल हाउ मेनी प्लेनर नोड्स आर देयर, बताओ। अभी तक जिनने दिया सब गलत जवाब दिया है, क्योंकि सुनते ही नहीं है। मैंने बोला पी सबशेल, ऑर्बिटल नहीं बोला है, पी सबशेल बोला है। चयन का आंसर ठीक है, पुष्कर का ठीक है, तनिषा का आप ठीक है, सौरभ का ठीक है। अच्छा, कितने रेडियल नोड होते हैं? हाउ मेनी यूनिक रेडियल नोड्स? पी सबशेल में रेडियल नोड कितने होते हैं? सबशेल बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, सही बात है, शेल नंबर बताना पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो 3p सबशेल में कितने रेडियल नोड आएंगे ये बताओ। तो कुछ लोगों का जवाब सही है, कुछ लोगों का जवाब गलत है। आंसर आएगा एक, एक रेडियल नोड आएगा, एक, है ना। देयर विल बी वन रेडियल नोड एंड थ्री प्लेनर नोड्स। टोटल नोड पूछेंगे तो चार, बिल्कुल चार आएगा सब शेल के लिए, ना। चलो, तो सवाल मिलेंगे तुम्हें असाइनमेंट में करने को, चिंता मत करो, बहुत है हमारी मॉड्यूल में, बहुत सवाल है, उनको करोगे तो पता चल जाएगा कैसे सवाल आते हैं।
इतना फोकस्ड होते हैं कुछ बच्चे ना कि सर सवाल बता, अब तो हमें कुछ समझने से मतलब नहीं है। खैर, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मैंने ये नहीं बोला था कि कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। उत्कर बेटा बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा मैं कैसे आया जवाब। जवाब बता देता हूँ, एक रेडियल नोड आएगा, 3 प्लेनर नोड आएंगे, कैसे मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं, तो पहले समझाऊंगा, सवाल जब करवाऊंगा तब समझाऊंगा सवाल का जवाब कैसे आता है। तो तुमने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया कि सवाल कैसे होते हैं। चलो खैर, अगला डी ऑर्बिटल, इसको समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, सवाल इन बातों को बाद में करेंगे। डी एक्स वाई बच्चों, डी एक्स वाई डायग्राम याद है कैसे बनता है? कैसे बनता है? लोग कहाँ बनेंगे, एक्स और वाई पर या एक्स और वाई के बीच में? बिल्कुल, वेरी गुड, 45 डिग्रीज, डबल डम्बेल, बीच में डायगोनल, वेरी गुड, सही बता रहे हो। तो बच्चों डी एक्स वाई में एक लोब इधर बनेगा, दूसरा इधर बनेगा, तीसरा यहाँ और चौथा इधर, है ना? 4 लोब ऐसे बनेंगे। दिस इज हाउ योर लोब्स विल बी। ओके, अब इसमें जेड एक्सिस में आपको यस के नोड्स, नोडल प्लेन बताने हैं आपको। तो इसमें 2 नोडल प्लेन दिख रहे हैं क्या आपको? एक इस टाइप का नोडल प्लेन आएगा, ये दिख रहा है, दिस विल बी वन नोडल प्लेन। इसको मैं शेड कर देता हूँ। दिख रहा है नोडल प्लेन? इस प्लेन की इक्वेशन कोई बता सकता है कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। दिस इज योर वाई जेड प्लेन, x इक्वल टू 0, बिल्कुल दिस इज x इक्वल टू 0। एक और प्लेन बनेगा बच्चों, कोई बता सकता है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? कैन समवन टेल मी? एक्स जेड प्लेन, बिल्कुल, एक और इसके परपेंडिकुलर प्लेन आएगा। देयर विल बी अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस, ये वाला प्लेन, बिल्कुल एक्स जेड प्लेन। इसको अगर मैं शेड करूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज एक्स जेड प्लेन, इसमें y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये 2 प्लेनर नोड्स हो गए। दीज आर 2 प्लेनर नोड्स। तो अगर हम यहाँ लिखते डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू एल, कितना आता? 2 आता, बिल्कुल। तो ये 2 प्लेनर नोड्स दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, राइट। तो ये मैं एक के लिए बना रहा हूं, बाकियों के लिए मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है? अभी आपको इक्वेशन डायरेक्ट देखनी आनी चाहिए। कैसे? एक सेकंड रुक जाओ, लिख लेना, 1 मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो। आप कैसे बता सकते हो, आपको सारे बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप बाद में बना लेना घर पे चाहो तो, मैं बता भी देता हूँ। सुन लो कैसे बताओगे आप। एक चीज ध्यान दो, डी एक्स वाई में कौन से 2 प्लेन आए? y के साथ z और x के साथ z, यही 2 प्लेन आए। बिल्कुल, यह वैभव कह रहा है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो अगर तुम अब डी वाई जेड की बात करते हो, डी वाई जेड की बात करोगे, डायग्राम बना के निकालोगे, आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट इक्वेशन पूछे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं? y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब एक्स जेड प्लेन, और z इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन। तो ये 2 प्लेनर नोड आएंगी। तो अगर मुझे लॉजिक मतलब एक बार मैंने समझ लिया कि क्या पैटर्न है, तो बिना डायग्राम बनाए भी बता सकता हूँ ना मैं। डायग्राम तो बना लेना बाद में, है ना? मैं तुमको दिखा जरूर दूंगा अच्छा वाला डायग्राम, बट बना लेना तुम बाद में। बट दिस इज समथिंग विच यू कैन टेल, राइट? बिल्कुल।
तो अगर ये सही है तो ZX में तुम बता सकते हो मेरे को इसी लॉजिक से, ZX में एक बार Z0 आएगा और एक बार X0 आएगा। X0 मतलब क्या हो गया, YZ प्लेन, और Z0 मतलब क्या हो गया, XY प्लेन। ये अपनी नोट्स हो गई। तो इनके डायग्राम तुम बना लेना, मैं तुमको दिखा दूंगा 3D। अब क्या करो, तुम एक डायग्राम बना लो, बाकियों के लिए जगह रख लो। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये एक डायग्राम बनाना है अभी। बाकियों के लिए ऐसे प्रॉपर जगह बना लो। और ये मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मत लिखना क्योंकि तुमको यहाँ ऐसे लोग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यू कीप सम स्पेस, ये ऐसे एक्सेस बना लो, उसके लिए इतनी जगह छोड़ दो। उसके बाहर लिखना है ये सब, इसके बाहर लिखना है। तो 1 2 3 का लिख लो, फिर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए बात करेंगे। उसके लिए ये लॉजिक नहीं लग पाएगा, ये लॉजिक सिर्फ किसके लिए लगेगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के लिए, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। जल्दी से लिख लो, लिख लो, आई एम वेटिंग। हाँ वैभव बेटा, बिल्कुल अभी बताता हूँ, मैं अभी ड्रॉ करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, चिंता मत करो। तो जल्दी करो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज अपन नोट्स कंप्लीट कर लें और श्रोडिंगर को थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, so that we can finish off our chapter in our next lecture, and then we'll start with gaseous state। और तुम लोगों का इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ दिन में, तो 2 पैरेलल लेक्चर चैप्टर्स हो जाएंगे आगे से। इनऑर्गेनिक में भी मैथ्स है उत्कर्ष, ऐसा इतना नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल ऐसे कैलकुलेटिव नहीं आएंगे इनऑर्गेनिक में। कैलकुलेटिव पार्ट तो तुम्हारा फिजिकल में ही रहेगा। इनऑर्गेनिक विल बी मोस्टली अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब यहाँ पे आपको फॉर्मुले याद रखने पड़ते हैं, वहाँ पे थोड़े आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ अक्षत, मोस्टली आई विल टेक योर इनऑर्गेनिक एज वेल। बना लिए तीनों, लिख लिया क्या? मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी अनफ्रीज द फ्रेम। तो ये थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दिया। आयुष कह रहा है कि मैंने एक टॉपर के इंटरव्यू में सुना था इनऑर्गेनिक रटनी पड़ती है। आयुष टॉपर कौन था, कौन से एग्जाम का टॉपर था? याद है क्या? जेई एडवांस का? ये तो नहीं बोलते कि यार रटनी ही पड़ती है एग्जैक्टली, मतलब याद रखना पड़ता है, बट रटना और समझ के याद रखने में बहुत फर्क है। ऐसे मतलब कहानी की तरह रटना नहीं है कि रटो मतलब बैठ के कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे रटना नहीं है बैठ के। चलो खैर, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? इनऑर्गेनिक समझ के पढ़ोगे तो मजा आएगा, थोड़ा मेहनत याद करने में लगेगी, बट दैट इज दी ओनली एफर्ट। सॉल्व करने में उसमें एफर्ट नहीं लगता, आपको पता है तो आपसे फटाफट हो जाएगा, दैट विल सेव योर टाइम इन एग्जाम। खैर दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे, लेट्स मूव अहेड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे दिव्यांश। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब्स अब कहाँ आएंगे बच्चों, जल्दी बताओ कहाँ आएंगे लोब्स? 45 डिग्रीज पे? नहीं नहीं, एक्सिस पर, बिल्कुल द लोब्स विल कम एट एक्सिस, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, ये अपने एक्सिस आएंगे, दीज आर योर एक्सिस, ठीक है।
एक्सिस के अलॉन्ग अपने लोब्स आएंगे, ये अपना dx का माइनस वाई का बनेगा। तो ऐसे नोड का आएगी, नोड एट 45 डिग्री, बिल्कुल। अब जो 45 डिग्री हो गया, ये आपकी नोड हो गई, प्लेनर एक प्लेन बन जाएगा। तो मैं प्लेन नहीं बना रहा हूँ, मैं प्लेन को सिर्फ ऐसी लाइन दिखा रहा हूँ आगे की, चलेगा ना? ऐसा प्लेन होगा पूरा, बट अपन उसकी सिर्फ लाइन बना रहे हैं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आया ना? एक ही बच्चा बोल रहा है, ईशान बस। और दूसरी प्लेनर नोड बेटा दूसरे 45 डिग्री पे आएगी, दिस विल बी द नेक्स्ट प्लेनर नोड, दिस इज ऑल्सो योर प्लेनर नोड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो ये प्लेनर नोड बनाई तुमने, ऐसा है क्या कि इस नोड पे किसी का भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, ऐसा है क्या? या इस ऑर्बिटल की नोड है तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? अगर किसी ऑर्बिटल की नोड है तो सिर्फ उसी का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा या किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? हाँ, सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है? नोड ऑर्बिटल की होती है तो सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसी और का इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है, ये याद रखना। और इस पे सवाल आते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें से एक स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि एट अ नोड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द एटम, या इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी अदर नोड कैन कम ऑन द एटम, एनी अदर ऑर्बिटल कैन नॉट कम ऑन द एटम। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। चलो इनकी इक्वेशन कोई बताएगा मेरे को? इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये जो ऊपर लिखा है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अरे y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो कैसे होगी? ये आएगी, सुन लो, x इक्वल टू वाई, द इक्वेशन विल बी x इक्वल टू वाई। होगी या नहीं? अगर 45 डिग्री पे प्लेन है तो x और y हमेशा ही सेम होंगे। वैभव कह रहा है मैंने यही तो बताया था। वैभव ने क्या लिख के बोला था? हाँ वैभव, तुमने बिल्कुल यही बताया था, बिल्कुल। यू सेड x इक्वल टू वाई। अगले वाले का क्या होगा? इस वाले प्लेनर नोड की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, कुछ भी कह दो। x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, कुछ भी कह दो। ये दोनों नोड्स हो जाएंगी। बना लो जल्दी से इसको, इसको बना लो, मेक दिस डाउन। अब इसमें ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं कि भाई द एंगल बिटवीन द टू नोड्स इज, क्या आएगा? या ऐसे सवाल पूछ लेंगे द एंगल ऑफ द प्लेनर नोड विद एक्स एक्सिस इन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, थिंग्स लाइक दैट, है ना? तो अभी आपको अगर समझ में आती है, इमेजिन कर रखा है, तो जब आप हल दे दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यू कैन टेल द आंसर्स इफ यू हैव स्टडीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल। तो वो ये इसलिए समझना जरूरी है। ठीक, कर लिया सबने, बना लिया, ये हो गया। आगे बढ़ जाएं, फिर तो कोई नहीं कहेगा सर ऊपर वापस स्क्रॉल करना है। चलो आ जाओ। तो बच्चों ये जो अच्छे डायग्राम दिखाए थे एक बार देख लो, आपको दिख जाएगा। ये डी एक्स वाई है, तो इसमें ये आएगा आपका, देखो एक्स और जेड एक्सिस आएगा, दिख रहा है? इस प्लेन में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स जेड एक्सिस। और ये आएगा आपका वाई जेड एक्सिस में जेड और वाई है। तो ये नोडल प्लेन्स बने हुए किसके लिए? 3D एक्स वाई के लिए, जो अपन ने भी बनाया था, ठीक। ओके पर सही है। तो ये, और ये देखो, ये
45 डिग्रीज पे प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इनके बीच में इसने प्लेन बना दिया। देखो एग्जैक्ट मिड में प्लेन बनाया है ये, एग्जैक्ट मिड में, और इसके 90 डिग्रीज पर बिटवीन द एक्सिस। तो ये एक्सिस वहां चली गई और ये यहाँ आ गई, इसके बीच में ये प्लेन है, दिख रहा है। तो इनके 3D डायग्राम्स हैं। अब जेड स्क्वायर बेटा, जेड स्क्वायर में प्लेन नहीं बनता। जेड स्क्वायर हैज एंगुलर नोड्स या कॉनिकल सरफेस बनती है। इसको हम प्लेनर नोड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंगुलर नोड और कॉनिकल सरफेस है, कॉनिकल सरफेस। तो जेड स्क्वायर एक होता है जिसमें प्लेन नहीं बनता, कोन्स बनेंगे बिल्कुल। ये यहां से ऐसे, ये मैंने तुमको उस दिन भी समझाया था, याद आ रहा है? जब ये डायग्राम पहली बार दिखाया था तब भी आपको समझाया था ये कैसे कोनिकल सरफेस बनेगी न्यूक्लियस से स्टार्ट होती हुई। तो ये एक कोन बना और ये न्यूक्लियस से इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता जाएगा, ऐसे न्यूक्लियस से इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो जाएगा। और ऐसे ही एक नीचे बनेगा, यहाँ ये न्यूक्लियस से नीचे। इसकी इक्वेशन नहीं लिखेंगे अपन, विल नॉट राइट द इक्वेशन हियर बिकॉज द एंगल इज नॉट नोन राइट नाउ, वो निकालना पड़ेगा। तो उस पर आपको सवाल नहीं आएगा, आपको बस इसका डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम कैसे बनाना है मैं भी बता दूंगा आपको। बट दीज आर योर टू एंगुलर नोड्स। तो अगर ऐसा बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं बना सकते हैं तो हम कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। so this is our dz square, इसमें अपना प्लेन बनाएंगे x y, न्यूक्लियस एट द सेंटर, एक लोब ऊपर दूसरा लोब नीचे, और रिंग बनानी है अपने को। तो we'll draw a ring like this। थोड़ी पास बना देना, मैं थोड़ी ज्यादा दूर बना दी है। I've drawn it a little far away so you can make it closer and see if I can correct this out। to make it fully पूरे ही फिर से करना पड़ेगा, रुक जाओ just a second, let me draw this better। इस टाइप से नोड बन गया, इसमें अपने को सॉरी रिंग बन गया, इसमें अपने को नोड मार्क करना है। तो विल मार्क दी नोड लाइक दिस। ऐसे एक एंगल बना, ऐसे एक एंगल बना, और ये कनेक्टेड है इस तरीके से। दिस इज हाउ वी विल शो दिस एंगुलर नोड, एक ऐसे और एक नीचे से। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस जो नीचे जा रहा है, एंड देन यू कनेक्ट, ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम बना लो। ठीक है, हाँ मतलब कोन दोनों सैंड क्लॉक जैसे दिखेंगे बिल्कुल। तो ये आपके दोनों प्लेनर नोड्स हो जाएंगे। these will be your two planar nodes, you can call these, sorry planar नहीं, angular nodes और conical nodes। so this was about your nodes। बना लिए सबने? ओके, लास्ट चीज बचती है बेटा, सबने बना लिया तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं? नहीं, चलो बना लो बना लो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। कितना टाइम बचा है? अभी तो अपने पास टाइम है, आज अपन कंप्लीट कर लेंगे नोट्स। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन फिजिकल केमिस्ट्री? घर बेटा एनसीईआरटी उठा के देख लो, पता चल जाएगा। 11th में बोल रहे हो या 11 12 मिला के बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? चलो
ये तो मतलब इजी पार्ट है, इसको तो बस इमेजिन करना, एक बार इमेजिन आ गया तो इमेजिनेशन हो गई तो फिर हो ही जाएगा सब कुछ अपने से, उसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलो रेडियल नोड की और बात करनी है अपने को, तो 3D में रेडियल नोड और बात कर लेते हैं। तो अपन ने डी ऑर्बिटल्स में 3D ऑर्बिटल में प्लेनर नोड देख ली थी। रेडियल नोड अगर लिखेंगे तो कितनी आएगी 3D में? थ्री डी ऑर्बिटल रेडियल नोड इज n minus l minus 1 इज 3 minus 2 minus 1, कितनी आएगी? 0। बिल्कुल। तो 3D में तो रेडियल नोड आएगी नहीं, बनाएंगे भी नहीं अपन। 4D में बच्चों, 4D ऑर्बिटल में रेडियल नोड इज 4 minus 2 minus 1, कितनी आएगी? 1। तो अब अपन 4D में एक में ड्रॉ करेंगे रेडियल नोड, बाकी सब में नहीं करेंगे ड्रॉ, क्योंकि अब आपको खुद से बनाना आ जाना चाहिए। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो आगे चल के। मैं आपके लिए एक में ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 4D XY। If we are talking about 4D XY, this is your X and this is Y. You have nucleus at the center, सेंटर पे न्यूक्लियस रखा है। एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, वाई को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसमें लोब बना देते हैं। तो देयर विल बी लोब्स हियर। एक्स वाई 45 डिग्री पे होगा। एक्स वाई विल बी एट 45 डिग्रीज। यहाँ 1 2 3 और 4। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन। दिस इज वेल। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें अपने को रेडियल नोड बनानी है। रेडियल नोड मतलब पहले एक डिस्टेंस आर पे जाएंगे, आर डिस्टेंस पे जाके, आर डिस्टेंस पे गए, आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और उस स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो अपन इस पे जाते हैं और एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, और इस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो ये गैप आ गया एक, गैप एट अ डिस्टेंस आर, चारों नोड्स में आ जाएगा। क्योंकि रेडियल नोड का मतलब होता है कि 360 डिग्री में कहीं भी चले जाओ, उस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 ही आनी चाहिए। तो इफ यू गो एट एनी प्लेस इन 360 डिग्रीज at that distance, the probability of finding electron should be 0। इसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके बाहर मिलेगा, बट उस डिस्टेंस पे नहीं मिलेगा, बट उस डिस्टेंस पे नहीं मिलेगा। इसको ड्रॉ करना शुरू कर लो बच्चों, जल्दी से ड्रॉ दिस आउट।
हाँ सुंदर दिख रहा है यार अब डायग्राम। ठीक है, so this is your radial or spherical node। सोहेल बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से चैप्टर है गैसियस स्टेट वाला। बन गया डायग्राम? अब आगे चल के हम लोग समझेंगे कि नोड्स मिलती कैसे हैं। बेसिकली श्रोडिंगर ने ये ऑर्बिटल देखे तो है नहीं किसी ने भी, ये देखा तो किसी ने भी नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली प्लॉट किया गया था। मैथमेटिकली प्लॉट किया गया था, तो जहां इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाती है, साई की वैल्यू जहां जीरो हो जाएगी, वहां हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। इसको डिटेल में अपन समझेंगे आगे, बिल्कुल समझेंगे। बट दीज आर फाउंड यूजिंग मैथ्स, मैथमेटिकल इक्वेशन से ही पता किया है कि नोड कहाँ होगी, कैसे होगी। बना लिया सबने डायग्राम? मैथ्स इज अ टूल बेटा, बिल्कुल, इट इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट्स अ टूल। दिव्यांश आज फील आ गई, गुड, चलो अच्छी बात है, दैट इज रियली गुड। बढ़िया, आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बच्चों, श्रोडिंगर्स इक्वेशन एंड ग्राफ। तो हम थोड़ा मैथ्स पढ़ेंगे अब। बिल्कुल बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स है मैथ्स, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे भी नहीं समझ में आता था बिल्कुल भी, कभी नहीं समझ में आया जब तक आईआईटी से पास आउट नहीं हो गया तब तक। फिर आईआईटी से पास आउट होने के बाद समझ में आने लगा। बेटा ग्राफ नहीं पढ़े अपन ने अभी, अपन ने शेप्स पढ़े हैं। ग्राफ्स इज समथिंग, ग्राफ इज समथिंग एल्स। श्रोडिंगर की इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, तो पार्थ कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन एक जगह से कैसे दूसरी जगह जा सकता है अगर बीच में नोड है तो। चलो तो बताता हूँ मैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे तो मैं सोच रहा था श्रोडिंगर की इक्वेशन जब बताऊंगा तब बता दूंगा, बट चलो श्रोडिंगर की इक्वेशन बताने से पहले बता देता हूँ, तो तुमको थोड़ा समझ में आएगा। ग्राफ पेपर नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने को नंबर्स नहीं बनाने होंगे, सिर्फ नेचर ऑफ ग्राफ समझना है। हेडिंग लिख ली सबने? तो मैं समझाऊं कुछ और। लिख ली? हाँ, अब सुन लो सब लोग ध्यान से, ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने दुनिया में सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स को काम करते देखा है। यू हैव नॉट सीन क्वांटम मैकेनिक्स एट वर्क इन लाइफ। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, चल रहा है, वो चलते चलते गायब हो जाए और फिर यहाँ वापस प्रकट हो जाए। तुम्हारे हिसाब से दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तुम कहोगे सर ये तो मतलब जादू थोड़ी है, क्या चल रहा है और चलते चलते गायब हो गया और यहाँ फिर प्रकट हो गया। तो अब सुनो, टेलीपोर्टेशन कहते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है टेलीपोर्टेशन। कहने का मतलब क्या है, इसको समझने का मतलब क्या है? सुनो सुनो सुनो, सुन लो। तो मैं अगर थोड़ा सा याद हो, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल की तरह अकेला नहीं, वेव की तरह भी बिहेव करता है। याद है? वेव की तरह भी बिहेव करता है, बिल्कुल। अब हमने इलेक्ट्रो श्रोडिंगर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन लिखी। अच्छा, वेव का एम्पलीट्यूड बदलता रहता है, वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। यहाँ उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और यहाँ जीरो है एम्पलीट्यूड। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि पार्टिकल का वेव नेचर अगर है और पार्टिकल की एग्जिस्टेंस हमको अगर मिलेगी कहीं, तो पार्टिकल की एग्जिस्टेंस हमको वहां मिलती है जहां उसका कुछ एम्पलीट्यूड है। अगर डुअल नेचर है, अगर किसी चीज का पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, तो उसका पार्टिकल नेचर हमको सबसे ज्यादा वहां देखने को मिलता है जहां इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड है। तो मान लो रस्सी दो पॉइंट्स पे फिक्स्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को बच्चे, तुम्हारे लिए नई है इसलिए इसको तुमको सुनना पड़ेगा ध्यान से। मान लो ये रस्सी दो एंड पे फिक्स है और तुम उसको ऐसे झटकाते हो, तो वेव ट्रेवल करती है ऐसे रोप में? रोप तो ट्रेवल नहीं करती ना, तो उसमें ये पॉइंट हमेशा यही रहता है।
ये जो पॉइंट है ये हमेशा यही रहता है, ऊपर नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। अब हमारी इलेक्ट्रॉन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव जब हम ड्रॉ करेंगे, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां तो हमको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, या तो यहाँ दिखेगा या यहाँ दिखेगा, लेकिन जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा वहां हमको पार्टिकल दिखेगा ही नहीं, वहां उस पार्टिकल की एनर्जी नहीं है। तो पार्टिकल की एग्जिस्टेंस एनर्जी से, अगर यहाँ पार्टिकल है तो उसका एम्पलीट्यूड है वो वाइब्रेट करता हुआ यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ मिलेगा ही नहीं कुछ हिलता हुआ, कभी नहीं दिखेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां दिखता है, यहां दिखता है, यहां नहीं दिखता। तो एनर्जी ट्रांसमिट होती है बेटा वेव में, है ना, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, लेकिन ये पॉइंट हिल नहीं रहा होता। तो एनर्जी पासेस थ्रू द पॉइंट विदाउट शिफ्टिंग द पॉइंट। तो एनर्जी यहां से चली, पास हो गई, बिना इस पॉइंट को डिस्टर्ब करे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई चीज आपको यहां प्रतीत होती है, यहां प्रतीत होती है, बट यहां आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इट इज बियॉन्ड योर ऑब्जर्वेशन, इट इज बियॉन्ड योर ऑब्जर्वेशन, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल नोड्स पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, यहाँ पे साई जो है उसकी वैल्यू जीरो होगी, ये मैं भी ग्राफ्स में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल यही बात है कि एट नोड्स द एम्पलीट्यूड विल बी जीरो, दैट इज व्हाट अ नोड इज एक्चुअली। बस इतना ही है कि हम जब इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन लिखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, इसके इधर भी एम्पलीट्यूड होगा और इधर भी एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आया? तो जब क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एग्जैक्टली वैसे नहीं रहते। हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि हम दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते गायब हो गए, फिर थोड़ी देर बाद प्रकट हो गए। बट हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके लिए चीजें क्वांटम लेवल पे जाके ऐसी हो सकती हैं कि वो कहीं दिखे, कहीं और दिखे और बीच में ना दिखे। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज। बिल्कुल इंसान कुछ भी कर सकता है ये जरूरी नहीं है, बट इस सब को बनाने वाला शायद कुछ कर सकता है ना। इंसान तो अभी समझने में ही लगा है। साइंस इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, बहुत बहुत लिमिटेशंस है साइंस की। चलो तो ये बना लिया सबने। बना तो लिया ही था, हेडिंग लिख ली थी अपन ने। अब श्रोडिंगर की इक्वेशन बहुत सारे फॉर्मेट्स में होती है, हम उसकी एक इक्वेशन लिखेंगे जिस पर हम थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे। तो हम सिर्फ वो फॉर्मेट उस इक्वेशन के लिखेंगे जिस पर हम काम कर सकते हैं। एग्जाम में बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन पे सवाल देखो बोर्ड्स में तो शायद नहीं आए, या श्रोडिंगर की अंडरस्टैंडिंग पे आ सकता है बिल्कुल। और हैमिल्टोनियन वाली नहीं लिखेंगे अपन, टाइम इंडिपेंडेंट लिखेंगे। मैं बताता हूँ, लिखवाता हूँ। तो श्रोडिंगर पे सवाल कैसे आएंगे मैं करवा दूंगा आपको। जेई में कैसे सवाल आया हुआ है, सवाल बहुत आसान आता है। देखो जितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा उसका सवाल जनरली उतना आसान आएगा। जो चीज जितनी तुम्हारे लेवल से ऊपर होगी उस पर सिर्फ बेसिक ही पूछेंगे, एडवांस नहीं पूछेंगे। जो चीज तुम्हारे लेवल की है उसकी वो दुनिया जहान की एप्लीकेशन पूछ लेंगे। जैसे गैसियस स्टेट सिंपल है, उसमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल नहीं लगता, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बेसिक चीज का हर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, एडवांस्ड चीज का आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि एडवांस चीजें आप कॉलेज में जाके पढ़ो। लिखो बच्चों। तो वैसे तो मेरे को एक नोट भी लिखवाना था यार, चलो पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर अपन नोट की बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर नोट की बात करेंगे। तो लिखो, अरविंद श्रोडिंगर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, हाँ हाँ बस खत्म ही कर रहा हूँ, चिंता मत करो। एरविन श्रोडिंगर demonstrated that, स्क्रीन फ्रीज होना तो नहीं चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी डिफ्रीज कर देते हैं। चलो वैसे I've done a few system upgrades for you. Probably next time say you'll have a better experience. So I made some investments into setting up a better system. बताऊंगा बताऊंगा अगली बार बताऊंगा। So Erwin Schrödinger demonstrated that the de Broglie expression could also
that the de Broglie expression could also be generalized so as to apply to bound particles like electrons in an atom. Full stop. He wrote the wave equation for electron wave in an atom. He wrote the wave equation for electron wave in an atom. तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बनाई। मोहित कह रहा है कि सर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाओगे कभी? यार पढ़ाने को तो पढ़ा सकते हैं, बट बोर्ड पे इतना इंडिपेंडेंस नहीं होता ना, इतना अच्छे से इतना सारा एक साथ लिख नहीं सकते, इतने अच्छे डायग्राम नहीं दिखा सकते, तो वो सब इंडिपेंडेंस नहीं आता। वो बनाने को मैं बना तो दूंगा, बट उस पर आपको ये जो 3D डायग्राम्स है नहीं, ये नहीं दिखा पाऊंगा। और ऑब्वियसली आई बीन टीचिंग ऑन बोर्ड फॉर इयर्स, तो डायग्राम वहां भी बना लेते हैं, बट आईपैड का फायदा ये है कि यू कैन हैव मल्टीपल 3D डायग्राम्स हियर, देयर इज अ हाइलाइटर हियर, कुछ पे मार्क करना है तो मार्क करके बता सकता हूँ, तो बेटा देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। चलो लिख लिया यहाँ तक, तो मैं इसकी इक्वेशन लिखवा दूं, यहाँ पे अपन एंड करेंगे इक्वेशन लिख के फटाफट से। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन अपन लिख लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखनी है अपने को, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर into e minus v into psi is equals to 0. Is equals to 0, where capital E is total energy, capital V is potential energy, ये जो सिंबल है इसको हम साई रीड करते हैं, PSI साई, so is read as psi is wave function of an electron, किसी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में अगली क्लास में। आयुष कह रहा है सर मैंने ऑनलाइन डेल की जगह डी देखा है। हाँ बेटा, आप टाइप करते हैं डेल उनको नहीं मिलता तो डी लिख देते हैं, बट दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, सिर्फ पता होना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको समझेंगे अपन, इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, इसका ग्राफ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो ग्राफ का फाइनल बनाना बहुत सिंपल होता है, बस इसको थोड़ा सा समझने में, मैथ्स क्या है वो मैथ्स को थोड़ा समझना है कि मैथ्स क्या है इसका, वो अपन समझ लें, ठीक है।
सर ऐसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं बेटा? इसके लिए बहुत मैथ्स लगती है श्रोडिंगर, और इसको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। अगर श्रोडिंगर की इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़े तो श्रोडिंगर की इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया गया है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व ही नहीं किया गया है अभी तक। कोई बात नहीं रिपांशु, कहने तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। चलो खैर, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, हम लोग सीखेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहाँ पे अपन रोक लें क्या? यहाँ रोक लें, थ्योरी यहीं रोक लेते हैं। सही है।